और ये जो सीरीज़ है, दीज़ आर फॉर दोज़ हू कैन नॉट अफोर्ड गुड ट्यूशन्स, जो अफोर्ड नहीं कर पाते या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गाँव में लोग बैठे हैं, जिनको पता नहीं है कि मेंस में कैसे आंसर लिखने होते हैं। सो दीज़ आर रेडीमेड आंसर, आप इनको बोल सकते हो। आप इनसे इंस्पायर होके आंसर से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा हुज कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश की। ऐसे आप एक मैप ड्रॉ करना है इंडिया का फटाफट, और यही एरिया आपने आउटलाइन करना जैसे मैंने किया है। यहाँ पे लिख देना आपने 1776 टू 1857। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आता है एग्जामिनर को कि इसको पता है कि इंडिया में किस हिस्से में जाके उन्होंने 1857 से अनेक्स किया था या कंट्रोल किया था, क्योंकि वो आपके जो आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनर क्लासरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमारे टोटल 5 टॉपिक्स रहेंगे। हर टॉपिक्स पे मैंने 2-2 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। उसी के वे में मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो इतने रिफाइंड हैं कि वो आपको मेंस में भी आ सकते हैं और उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों वेज में ये आपकी हेल्प करेंगे। वर्ड लिमिट का मैंने यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ है, और जैसा मैंने यहाँ पे फ्रेम में आंसर लिखा हुआ है, आप डिट्टो कॉपी कर सकते हैं इस आंसर को, और इसी की लाइन्स पे आप लिख सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आपको जब भी आपको एक मेंस का आंसर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसके टॉपिक्स क्या होने चाहिए और किस किस चीज़ को आपको कवर करना है, वो भी मेरे चैनल पे आएगा। सो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1, सीड्स ऑफ चेंज। सीड्स ऑफ चेंज। सो इस टॉपिक पे पहला टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। एक चीज़ इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ ये है, हर टॉपिक के एंड में मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं। पहली है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरी है रेलेवेंस इन टुडेज टाइम। सो ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आप इसको पढ़ें, आप इसको जानें, और आप अपने अकॉर्डिंग जहां आप चाहते हो आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो। सो ये दोनों चीज़ें जो है ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले हल्का सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। 1707 औरंगजेब डाइज, द लार्जेस्ट एम्पायर जो हमारी थी इन द इंडियन हिस्ट्री स्टैंड, जो कि अपनी पीक पे स्टैंड थी, येट विद इन 50 ईयर्स दिल्ली वाज टोटली प्लंडर्ड। सो ये कैसे हुआ, इतना बड़ा जाइंट कैसे कोलैप्स हुआ, यही आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लेसन्स इन लीडरशिप एंड लेगेसी, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप इस चीज़ से लेसन ले सकते हो कि एक इतनी बड़ी लेगेसी थी, एक इतनी बड़ी लीडरशिप थी, लेकिन वो भी, उसका भी डिक्लाइन हो गया, और वो कैसे हुआ। और उससे हल्की से पहले हम एक क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 1707 में औरंगजेब मरता है, उसके बाद 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है। आपको सिर्फ ये डेट्स याद रखनी है और ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि इस डेट और इस लाइन को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। 1748 से लेके 61 तक अब्दाली की रेड्स का टाइम है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो हम अब शुरू करते हैं हमारा। तो इस पे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, एग्जामिन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हाउ डिड दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स इन द 18th सेंचुरी। पहला बड़ा ही बेसिक सवाल था ये। मे बी वो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स ना लिख के आपको सीधा सा पूछ ले कि एग्जामिन द फैक्टर्स, ठीक है, और उसको डिस्कस करो। तो उसका आंसर, अगर ये मेंस में आता सवाल, तो उसका आंसर कैसे लिखते, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर था, आपको कहीं नहीं मैंने लिखा है पूरी उसकी कहानी, हिस्ट्री कुछ नहीं लिखना है, उसने जो आपको सवाल पूछा वैसे आपने आंसर देना है। सबसे पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स। वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब लैग्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड करिश्मा। इसके बाद जो इसके सक्सेसर आए वो सारे वीक थे। उसके बाद जो इसकी वॉर्स हुई थी बिटवीन, जो क्या हुआ था कि जब ये वीक हुआ, इसके सक्सेसर आए, वो सेंट्रल जो है अथॉरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। तो जो नोबल जहां था वो आपस में, उनमें फैक्शन पड़ के वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद ओवर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर लेड टू द डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस। हुआ क्या था कि औरंगजेब ने अपनी एम्पायर को इतना ओवर एक्सटेंड कर दिया था कि वो उसको कंट्रोल खुद से नहीं कर पा रहा था। सो दीज आर ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। कंटिन्यूस मिलिट्री कैंपेनर्स ड्रेन द ट्रेजरी। आपको पता है जो औरंगजेब था उसके टाइम में साउथ में उसने काफ़ी वॉर्स की थी साउथ में। सो दैट लेड टू द प्लंडर ऑफ ट्रेजरी। हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन कॉज्ड बाय एग्रेरियन डिस्ट्रेस। अब हुआ क्या था, वो इतनी वॉर्स में था तो डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, उसके लिए उसने टैक्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट पैदा हुई और कहीं ना कहीं वो एक कॉज बना उसकी एम्पायर को डिक्लाइन करने का। ट्रेड डिसरप्शंस एंड निग्लेक्ट ऑफ अर्बन क्राफ्ट लेड टू इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। देखो, ट्रेड डिसरप्शंस क्यों होती थी, क्योंकि वॉर होती थी। जब भी वॉर होती है देयर आर ट्रेड डिसरप्शंस एंड निग्लेक्ट ऑफ अर्बन क्राफ्ट। जो भी अर्बन का जो उनका क्राफ्ट था उसमें इन्होंने काफ़ी उसको निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि औरंगजेब का एक ही मकसद था और वो था
अनेक्सेशन मतलब मैं जितना अपनी टेरिटरी इंक्रीज कर पाऊँ, दैट इज इट्स मेन सोल पर्पस। और इसके मरने के बाद जो आगे सारे जो सक्सेसर्स आए ना, उनको ट्रेजरी फिल मिली, और औरंगजेब के टाइम से ही नोबल्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। सो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए उन सब के लिए वो दिक्कत क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को देख सकते हैं, वो है कंपैरिजन। जैसे अकबर वर्सेस औरंगजेब अगर हम देखें तो अकबर ने हमेशा ध्यान दिया इंटीग्रेशन पे, जबकि जो औरंगजेब था उसने ध्यान दिया ऑर्थोडॉक्सी पे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की। मनसबदारी सिस्टम सारे जानते हैं, बिकम्स करप्ट। रैंक्स एंड लैंड ग्रांट्स वर मिसयूज्ड, तो उसका मिसयूज बड़ा ज़्यादा तरीके से होने पड़ा। सो आप सब मुझे कमेंट में बताओ कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसके टाइम पे आया था। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वीकेंड एज लोकल गवर्नर्स, जिसको हम सूबेदार बोलते थे, गेंड ऑटोनॉमी। सेम चीज़ हो रही है, जब पॉलिटिकली इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पड़ता है। रेवेन्यू कलेक्शन इन एफिशिएंसी, रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी टू मेंटेन मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो सिंपल सा होना ही था। जब आपका एक देखो दो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जब ये दो चीज़ें होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो दोनों चीज़ों पर पड़ा। रेवेन्यू कलेक्शन इस पे भी पड़ा, और एक्सपेंडिचर जो था वो तो था ही, वो भी इंक्रीज हुआ, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे तो ये खर्च नहीं कर पाए। सो वही बोल रहे हैं कि उनकी इनएफिशिएंसी बढ़ती गई। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें चीज थी, हाउ डिड दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब इन तीनों फैक्टर्स की वजह से रीजनल पावर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा और क्या हुआ। देखो इसमें हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम थोड़ा सा चीजों को जान सकते हैं कि व्हाई डिड द एम्पायर फेल डिस्पाइट ब्रिलियंट जर्नल्स। उसका आंसर है इंक्लूसिविटी सस्टेन्स पावर है। अगर आप इंक्लूसिव हो तभी पावर को सस्टेन कर पाओगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी नहीं थी, उसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी एम्पायर है वो फेल होगी। नेक्स्ट इसमें एक सवाल और निकल के आता है कि कैन मिलिट्री पावर रिप्लेस मॉरल अथॉरिटी। जो मिलिट्री पावर है क्या वो मॉरल अथॉरिटी को रिप्लेस कर सकती है। तो इसका आंसर है कि देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन जब भी किसी चीज की होगी, क्योंकि अगर हम मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं तो दैट मींस मिलिट्री पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये हमेशा जो है वो एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम देगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड। अगर डिसेंट्रलाइज्ड कोई आपने सिस्टम बनाया भी था मुगल्स ने, तो वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी ज्यादा कर दी थी और डिसेंट्रलाइजेशन कम की हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक चीज इसमें और आती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सेंट्रल लीडरशिप इज वीक। इसका आंसर आप कमेंट में देना कि क्या होता है अगर एक सेंट्रल जो है हमारी लीडरशिप वो वीक हो। नेक्स्ट है इसमें इंपैक्ट ऑन रीजनल पावर्स। अब रीजनल पावर्स उस टाइम कौन कौन थी। मराठास थे, निजाम ऑफ हैदराबाद था, बंगाल के नवाब्स थे, एंड सिख कॉन्फेडरेशन। ये सब जो है इनका राइज होना शुरू हो गया, क्योंकि मुगल की जो सल्तनत थी वो डाउन थी। अब इनके पीछे इनकी छोटी छोटी कहानियां थी, ये आप पढ़ लोगे क्योंकि वो एक लेक्चर का पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस में जब आपको सवाल आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है, इंपैक्ट ऑन रीजनल पावर्स। पहले आपने दे दी कि वो वीक होने से ये चार चीजें उभरी। दे एस्टैब्लिश्ड सेमी ऑटोनॉमस रूल, कंसोलिडेटिंग लोकल पावर एंड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली। अब कि ये क्या करते थे कि मुगल्स को रिपोर्ट नहीं करते थे, अब ये जो भी करते थे खुद करते थे। द पॉलिटिकल वैक्यूम जो इससे क्रिएट हुआ allowed the East India Company to intervene as a stabilizing force. That is the main important point जो आपको मेंस में इसको as it is लिखना कि the political vacuum allowed the East India Company to intervene as a stabilizing force, eventually paving the way for British control. That is the thing. एक साइड मुगल वीक हुए, रीजनल्स उभरने लगे। अब उन रीजनल्स को उभरने के लिए रिसोर्सेज तो ठीक थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन उनको चाहिए थी हैंड होल्डिंग। वो जो गैप था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिल आउट किया। इन इसेंस हम ये बोल सकते हैं कि the Mughal decline was not sudden. It was a combination of leadership failure, fiscal strain, administrative inefficiency and opportunistic regionalism. अब this is the main thing. आप इसको याद कर लो या कहीं पे लिख लो, क्योंकि जब भी आपको मुगल के रिलेटेड डिक्लाइन वाला कोई भी सवाल आएगा ये आपको लाइन हमेशा हेल्प करेगी। सो मेरा इस चैनल को खोलने का जो चलाने का मेन मकसद यही था कि मुझे काफ़ी लड़के अप्रोच करते थे मेंस को लेके, प्री को लेके भी करते थे। प्री वाली लेक्चर सीरीज भी मैं इस पे लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं उस चीज़ों पे फोकस करूंगा जहाँ मोस्टली बच्चे वीक होते हैं, उनको समझ नहीं आती। लेक्चर्स आप बड़े इस पे आएगा द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो आपको बड़ा इंपैक्ट करती है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ आप और इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप कंटेम्प्रेरी पैरेलल्स ड्रॉ किया करो, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि डिक्लाइन हुआ, तो आप इसमें एक चीज़ पढ़ सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पे मेन हम जो बात करते हैं वो करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो अथॉरिटेरियन हो गई थी सेंट्रल पे, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया। सो इसके ना रिलेशन में आज सेंटर और स्टेट के रिलेशन को आप पढ़ सकते हो। सेकंड आप ये कर सकते हो कि नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जब भी उसकी बात आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात आएगी तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप
मुगल्स की एग्जांपल दे सकते हो कि वो इतने सेंट्रलाइज्ड उनकी अथॉरिटी हो गई थी कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई, उसकी वजह से उनका कोलैप्स हो गया। सो दैट इज अ वे वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एवरी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, जो भी हम हमारी गवर्नमेंंट डिसाइड करे। अब आपके लिए भी एक ये आता है सवाल कि डिड द मुगल एम्पायर फेल ड्यू टू इंटरनल डिकेसी और एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें एक सवाल और भी आता है उभर के कि क्या डाउनफॉल जो था वो इंटरनल था या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा हम करेंगे इसको ना कंक्लूड दोनों टॉपिक्स को। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हाउ कैन दीज लेसन्स बी अप्लाइड टू कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। जो मैंने आपको ऊपर समझाया ये वही चीज़ है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो और मैं एक हल्का हल्का बता देता हूँ। सबसे पहला जो था विजन एंड सक्सेशन प्लानिंग। औरंगजेब्स फोकस ऑन एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग टर्म सक्सेशन स्ट्रेटजी वीकन द एम्पायर। लेसन आपने पढ़ लो कि लीडर्स मस्ट बैलेंस विजन विद सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको एथिक्स में भी काम आएगा, वहां पे भी आप ये पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड था डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस ओवर सेंट्रलाइजेशन। उसने ज्यादा जो क्या क्या कर लेता, देयर इज ओवर सेंट्रलाइजेशन अंडर औरंगजेब्स लेड टू रिबेलियन। ठीक है। थर्ड इज रिसोर्स मैनेजमेंट, ये उससे नहीं हो पाया जिसकी वजह से उसको लोगों को खाना कम मिला और लेकिन टैक्सेस बढ़ गए। अडेप्टेबिलिटी एंड डिप्लोमेसी, मुगल रिजिडिटी इन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एलिनेटेड की ग्रुप्स। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहा क्योंकि अकबर के टाइम में ये चीज नहीं थी। अकबर ऑलवेज बिलीव इन इंक्लूजन। ओके, लेकिन औरंगजेब का हमने बड़ी कहानियां सुनी है कि उसने कन्वर्शंस करवाई, काफी कुछ किया, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे बस यही लिखेंगे कि बट दे आर रिजिड इन देयर रिलीजन। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड टाइमली नेगोशिएशन आर वाइटल इन लीडरशिप। तो ये जो लाइन है ये आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। देन देयर इज नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड करप्शन कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इरोडेड लेजिटिमेसी एंड कंट्रोल। लेसन्स क्या थे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को हमें चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ रखना पड़ता है। अब हम इसके अगर मॉडर्न रिलेवेंस की बात करें तो उसका नेक्स्ट पार्ट था दीज लेसन रेजोनेट विद पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट टुडे। सिंपल सा है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, इग्नोरिंग टैलेंट और फेलिंग टू अडेप्ट कैन लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन जस्ट एज इट डिड फॉर मुगल्स। तो कहीं पे भी आप इस लाइन को यूज कर सकते हो। कोई ऐसी चीज जहां पे आपको पता है कि उसका डिक्लाइन हुआ फॉर सम रीजंस, वहां पे आप ये लाइन लिख सकते हो कि ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वैसे तो नहीं आते यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन अगर फिर भी आएगा तो वो इसी के रिलेशन में ही आएगा। नेक्स्ट था इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये आप पढ़ सकते हो, आप इसको पॉज करें, आप ये 4 चीजें पढ़ लें कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, कि आज के टाइम में हम इस चीज़ को कैसे रेलिवेंट कर सकते हैं, कि हम जैसे इकोनॉमिकली उनको क्या दिक्कत थी और उसके टाइम में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हो क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा खिंच गया है। सो दैट इज वाई आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा, मैं इसको कंक्लूड बस इसी ढंग से करना चाहूँगा कि एम्पायर्स डोंट कोलैप्स व्हेन एनिमीज अटैक देम, दे कोलैप्स व्हेन लीडर्स स्टॉप लिसनिंग, सिस्टम स्टॉप अडैप्टिंग एंड इंस्टीट्यूशन स्टॉप इवॉल्विंग। सो ये जो लाइन है इसको आप थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये लाइन आपको काफ़ी जगह काम आएगी। सो ये था हमारा टॉपिक 1। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 2 पे। थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। द राइज ऑफ रीजनल पावर, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी। सो जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ लिया कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर जो राइज ऑफ जो हमारी रीजनल पावर्स थी उन पे क्या आ सकते हैं क्वेश्चन मेंस में या प्री के अकॉर्डिंग आप कैसे उनको पढ़ सकते हो। सो एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स in India during the 18th century. How did this political fragmentation influence the nature of Indian society and governance? देखो 2 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, सोसाइटी को उसने कैसे शेप किया और गवर्नेंस को कैसे शेप किया। ठीक है, फैक्टर्स तो वही रहेंगे, बस वही हम एक बार पढ़ लेंगे। The 18th century in India witnessed the emergence of powerful regional states after the decline of Mughal authority. Okay, अगर हम इसमें पहले एक बार मैप आपको दिखा दूं कि जब रीजनल पावर्स आई तो वो कौन कौन सी पावर्स थी। ठीक है, मैप देख लेते हैं एक बार। ये तो सबसे पहले ये है नवाब, इनको हम देख लेते हैं, ये वाला नवाब ऑफ बंगाल, ये एक पावर आई थी बड़ी, मैं आपको वही करूँगा, और तो बड़े आए थे लेकिन ये मेन थे। नवाब ऑफ अवध, बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान, अवध में आगे सदत खान। ठीक है, फिर ये था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये थे निज़ाम उल मुल्क। देन देयर इज मराठास, ये सारा मराठा कॉन्फेडरेसी जिसको हम बोलते हैं, ये सारी मराठा की है। आप ये भी देख लो मैप का, आपको पढ़ने का ये तरीका किन की बाउंड्रीज किन किन के साथ लगती थी, और मुगल्स देखो कहाँ तक सिमट के रह गए थे। एंड देन देयर आर 6, दिस इज सिख मिसिल्स एंड देन मैसूर। सो दीज आर सम जिसको हम बोल सकते हैं मेन। उसके बाद नवाब ऑफ कर्नाटक, हम इसको जो नीचे थे, नवाब ऑफ सिंध, खान ऑफ कलत, दुरानी एम्पायर। दीज आर ऑल फ्रेगमेंट्स जो एक टाइम पे सारा मुगल था और उसके बाद रीजनल पावर्स आ गए।
सो मैप से आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी हमारी रीजनल पावर्स थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स सनलाइट रीचेस टू द स्मॉलर प्लांट्स एंड एवरीवन स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो सब ग्रो करना शुरू हो गए। तो पहले वीकनिंग का पढ़ लेते हैं, वीकनिंग ऑफ मुगल सेंट्रल अथॉरिटी, ये तो हमने पढ़ लिया। पहले वाला टॉपिक जो है हमारा, उसमें हमने इसका पूरा दिया है कि क्या क्या इश्यूज थे, कैसे कैसे हुआ। Economic autonomy of provinces. Rich provinces like Bengal and Awadh could sustain independent administrations. इनके पास इतना खुद का पैसा था कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते थे। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम अलाउड रीजनल रूलर्स टू फंड आर्मीज और एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये अपनी आर्मी बना रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन को फंड कर सकते थे। एंड देन देयर आर मिलिटरी प्रोवेस एंड अलायंसेस। मराठास डेवलप्ड अ फ्लेक्सिबल गुरिल्ला स्टाइल मिलिट्री सिस्टम। हर एक ने अपना अपना सिस्टम डिज़ाइन किया था। अब ये देखो, जैसे इसमें है फ्लेक्सिबल गुरिल्ला स्टाइल, अब ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ये गुरिल्ला स्टाइल मिलिट्री सिस्टम क्या है, इससे फिर जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेंस में आपको आएगा सवाल तो आपने डिट्टो ऐसे लिखना है। एंड अगर 12 नंबर का सवाल है तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, और अगर 20 नंबर का सवाल है तो मान के चलो 16 से 17 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आप इस हिसाब से लिखते हो तो। Sikh missiles, Nizam of Hyderabad consolidated local power through alliance and warfare. And then the next is opportunistic leadership. Regional rulers capitalized on Mughals instability to assert independence. वो खुद से ही अपने को बोल रहे थे कि हम आज़ाद हैं। Examples क्या है इसकी? सुजाद उद्दौला in Awadh, Hyder Ali in Mysore and the Marathas in the central. इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट है, we are not under the control of Mughals. इन सब ने जो था वो अपनी अपनी पावर्स को एस्टेब्लिश कर दिया था। अब आते हैं अगले सवाल पे, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। सबसे पहला क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। अब उनको एक रिलेटिवली वो एक ऑटोनॉमी जो थे वो इंजॉय करते थे, उनके अपने रूल्स होते थे, अपने रेगुलेशन होते थे। जो जो जहाँ जहाँ का कल्चर था वो फ्लरिश करने लगा। पहले जो मुगल एम्पायर बोलते थे वही कल्चर फ्लरिश करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब लोकल आर्ट, लोकल लिटरेचर, लोकल आर्किटेक्ट, वो सारा कुछ फ्लरिश करने लगा। इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि रीजनल पावर्स थी, नई नई थी, तो वो एक्सपेरिमेंट करने लगे अपने टैक्सेशन के साथ, ट्रेड पॉलिसीज के साथ, लैंड मैनेजमेंट के साथ, तो नई नई चीजें उभर के आई। फ्रेगमेंटेशन रिस्क, लैक ऑफ यूनिटी मेड इंडिया वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरवेंशंस। दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नेंस की जब फ्रेगमेंटेशन हो गई तो यूनिटी तो थी नहीं, क्योंकि रीजनल पावर आपस में लड़ रहे थे, ऊपर कोई हेड रहा नहीं था, पर्टिकुलरली बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हुआ क्या? इंडिया वल्नरेबल हो गया टू द फॉरेन इंटरवेंशंस। दस द राइज ऑफ रीजनल पावर्स रिफ्लेक्टेड, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? बोथ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क इनहेरेंट इन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। इसमें अपॉर्चुनिटी भी थी, वो अपने आप को ग्रो भी कर रहे थे, लेकिन रिस्क भी बढ़ गया था। ओके, अभी हम आते हैं सेकंड सवाल पे। एग्जामिन हाउ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया in the 18th century provided opportunities for the British East India Company to establish control. Provide examples. So अगर हम इसका आंसर अगर हमें लिखना होगा तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था मुगल एम्पायर का, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, इट्स नॉट अ केओस, इट्स नॉट एनार्की। मैं तो उसको बोलूँगा इट इज़ पॉलिटिकल रीबैलेंसिंग हुई थी ये, कि एक पावर थी, अब वो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स में बट गई। अब वो पावर्स जो थी, ये पावर्स जो थी, ये पॉलिटिकली अपने आप को रीबैलेंस कर रही थी। रीजनल स्टेट्स बॉट, जैसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल में अगर आप देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी हो गई थी। अवध और पंजाब में कल्चर रिवाइवल हुआ था। और अगर हम मैसूर की बात करें तो वो, जैसे हम बोलते भी हैं कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जो हम तोप की बात करते हैं, वो सब हम वहीं पे देखते हैं कि उन्होंने मिलिट्रिकली ये वो बड़े एडवांस हो गए थे। सो अब हम चलते हैं कि न सवाल पे कि पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन थी 18th सेंचुरी में, उसने अपॉर्चुनिटीज कैसे दी। एक्सप्लॉइटिंग डिवीजंस, क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे, तो ब्रिटिश हैज अ वेरी गुड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एक्सप्लॉइटिंग राइवलरीज बिटवीन रीजनल पावर्स, आपस में ही लड़ाते थे। एग्जांपल क्या थी? द कंपनी अलाइड विद मीर जाफर ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी टू रिप्लेस सिराजुद्दौला इन बंगाल। तो ये तो हमें सब पता है। ओके, उसके बाद मिलिट्री सुपरियोरिटी एंड लोकल अलायंस। ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन्ड अ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्मी। ये भी एक इनका बहुत बड़ा वो था रोल कि ये अपनी एक आर्मी को जो है वो बड़ा प्रोफेशनली रखते थे। बाय नेगोशिएटिंग ट्रीटीज एंड ऑफरिंग प्रोटेक्शंस द कंपनी बिकेम अ की प्लेयर इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जब रीजनल प्लेयर बड़े हो गए थे तो वो प्रेफर करते थे कि हम किसी थर्ड बंदे को, ब्रिटिशर्स को, जो कि पॉलिसीज में बड़े तेज थे, उनके साथ अलाई करके हम दूसरों पे विजय प्राप्त करें। लेकिन ये उनका मिसकंसेप्शन था, लेकिन उस टाइम पे के लिए उनको लग रहा था कि ये उनकी लेवरेज है। इकोनॉमिक लेवरेज, बंगाल्स वेल्थ प्रोवाइडेड रेवेन्यू फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मैन्यूवर्स। कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कस्टम्स अलाउड द कंपनी टू इन्फ्लुएंस प्रोविंशियल इकोनॉमीज। अब क्या था कि बंगाल वाज वेरी रिच, बंगाल जो था वो काफ़ी रिच था, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक पॉइंट मिल गया जहां से वो अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल मैन्यूवर्स को खेलते थे। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आप कमेंट में भी उसका आंसर दे सकते हैं। वॉज द राइज ऑफ रीजनल पावर्स अ साइन ऑफ डिक्लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन? कि जो ये राइज था रीजनल पावर्स का, वो डिक्लाइन का साइन था हमारे इंडिया के लिए या एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन था? ओके, सो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम,
फ्रेगमेंटेड लीडरशिप मेंट नो कलेक्टिव रेजिस्टेंस, और ब्रिटिशर्स को ये भी था कि अब रीजनल पावर में बट गया तो हमें एग्रेशन जो है वो मतलब एक साथ अग्रेशन कभी नहीं आ सकता, हमें अगर अग्रेशन आएगा भी तो कम कम आएगा जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी गेन्ड फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो दिस इज की फ्रेगमेंटेड लीडरशिप थी, तो उन्होंने वो अपना अपना जो था जो उनका कंट्रोल था वो बढ़ाते जा रहे थे। कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि द राइज ऑफ रीजनल पावर्स while strengthening local governance unintentionally facilitated colonial penetration, highlighting the interplay between the fragmentation and the foreign dominance। अब हम यही बोल सकते हैं कि जो वो वैक्यूम क्रिएट हुआ, अब आप समझ सकते हैं इसमें ये जो 4 हमने सवाल पढ़े हैं इसमें से आपको इतनी सी क्लैरिटी मिल गई, मोटी मोटी क्लैरिटी ये मिली कि मुगल्स का फॉल, रीजनल पावर का राइज इज नॉट अ chaos, और इन रीजनल पावर्स का इंक्रीज होना और आपस में लड़ाई होना दैट गेव ईस्ट इंडिया कंपनी अ चांस टू इंटरवीन इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मोटा मोटा आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि उस टाइम हुआ क्या था, ठीक है। तो 18th सेंचुरी रिमाइंड अस रीजनल स्ट्रेंथ इज गुड बट विदाउट कोऑर्डिनेशन इट लीड्स टू फॉरेन डोमिनेंस। सो देयर आर सम थिंग्स जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ से डिवाइस कर सकते हैं कि पावर डज नॉट वैनिश, पावर वैनिश नहीं हुई थी, इट ओनली शिफ्ट। इन द 18th सेंचुरीज इट शिफ्टेड टू दोज हु आर रेडी। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, देखो जब मुगल का डिक्लाइन हुआ तो रीजनल पावर्स जो थी उनको पावर मिली, लेकिन किन को मिली, जो उस टाइम रेडी थे। सो दिस सम अप आवर 2 क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक। अब बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यहाँ से आप 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आप अपने एथिक्स में, पेपर जीएस पेपर 2 में, ठीक है, जीएस पेपर 1 में आप इनको यूज कर सकते हो। सिंपल सा है कि यूपीएससी आंसर्स गेन डेप्थ व्हेन यू, देखो ये है कि लिंक फ्रेगमेंटेशन टू द ब्रिटिश अपॉर्चुनिज्म। जब आप ये चीज़ लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि नहीं, इसको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि उस टाइम हुआ क्या था। और अगर हम बात करें रेलिवेंस इन टुडेज टाइम, तो ये आप जीएस पेपर 2 में बड़े अच्छे से कर सकते हो कि लीडरशिप और अपॉर्चुनिटी, तो इसमें आप ये 2 लाइनें लिख सकते हो, आप इसको पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो को, इसको ना स्टडी कर लो। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम टॉपिक 3 की तरफ जा रहे हैं, सीड्स ऑफ पार्ट 1 और टॉपिक 3। इसमें भी वी हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मेंस में आ सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो द टॉपिक इज द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, ट्रेड, ग्रीड एंड द बर्थ ऑफ कंट्रोल। कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए, पहले तो उन्होंने जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसकी हेल्प से दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेड, और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कैसे लिया, ठीक है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सीधे आए हैं, कि उनकी कोई वो नहीं थी, वो आए और उन्होंने कंट्रोल ले लिया। दे हैव अ स्ट्रेटेजी, ठीक है, उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। तो हम इसको 4 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। उनकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी ट्रेड। वो सबसे पहले ट्रेड करने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी 1600 में। 1615 में उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली ट्रेड करने की, और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की कहाँ पे, सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। सेकेंड जो थिंग थी ट्रेड के बाद, दे एस्टैब्लिश देयर इकोनॉमिक मोनोपोली। ओके, इंडियन टेक्सटाइल्स डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड। उन्होंने जो इंडस्ट्रीज खोली थी वो वर्ल्ड ट्रेड को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयज इंडियन कॉम्पिटिटर्स। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंडियन जो कॉम्पिटिशन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये अपनी नेवल पावर को यूज करते थे टू कंट्रोल सी रूट्स। सो दिस इज द थर्ड, मतलब सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक मोनोपोली। थर्ड इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस की, डिप्लोमेसी यूज की, ब्राइबरी यूज की, बिट्रेयल यूज किया, जैसे कि हमने 2 वॉर्स में देखा है, प्लासी और बक्सर की। एंड देन दे फॉर्म ड्यूअल काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। वो आपने सब पढ़ा हुआ है। जब मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपको एक मेंस में जब आंसर लिखना है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा चैप्टर रिकॉल करेंगे, तो आपको सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स ही रिकॉल होंगे, वही आपको रिकॉल करने हैं। और सबसे फोर्थ पॉइंट जो उनका था स्टोरी में वो था एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चर, जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ही कैप्चर कर लिया। सो दीज आर देयर 4 पॉइंट्स बाय विच दे कंट्रोल या दे केम टू कंट्रोल द इंडियन एम्पायर बोल लो, या इंडिया बोल लो, या इंडियन स्टेट्स बोल लो, कुछ भी आप ले सकते हो। सो इट्स अ प्लान्ड टेक ओवर। ब्रिटेन डिडंट कॉन्कर इंडिया। ब्रिटेन ने इंडिया को कॉन्कर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बंगाल को कॉन्कर किया था, एंड द बंगाल पेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सो उनका जो उन्होंने बंगाल को पहले कॉन्कर्ड किया आर्मी से, और फिर जो बंगाल था वहाँ पे वेल्थ भी थी, पढ़े लिखे लोग भी थे, ठीक है, और उनके पास आर्मी भी थी। सो देन बंगाल पेड फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो अब हम इसमें आगे चलते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा देख लें तो पहले प्लासी की लड़ाई होती है, फिर बक्सर में आते हैं, और देन दे गॉट देयर दीवानी राइट्स। ओके, सो आपको ये सब पता है, प्लासी की लड़ाई के बारे में भी आप जानते हो, बक्सर के बारे में जानते हो, और दीवानी राइट्स के बारे में जानते हो। लेकिन क्या होता है जब आप सवाल में किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें याद नहीं आएंगी। सो मेरा मेन जो फोकस है वो यही है कि आपको ये सारा कुछ याद रहे। ओके, सो
ठीक है, अब हम चलते हैं पहले सवाल पे। एग्जामिन द फैक्टर्स दैट एनेबल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस टू पॉलिटिकल पावर इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, यही सारी स्टोरी है, यही इन्होंने यूज भी किया हुआ है। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी, आपको इसको ऐसे ही लिखना है, मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी टू अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज लिखते हो तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है कि इसको पता है। तो पहला है डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल एम्पायर पूरी की पूरी तरह हो गया था एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ था, ये आपको पता है। सेकंड है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस, कंपनी ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली यूज किया था, ट्रीटीज, ब्राइब्स और अलायंसेस का यूज करके वजह से मीर जाफर को खड़ा कर दिया बैटल ऑफ प्लासी में। सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो कंपनी थी वो मेंटेन करती थी एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन आर्मी इक्विप्ड विद मॉडर्न आर्टिलरी, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स गिव देम एज ओवर द लोकल आर्मीज। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कंट्रोल ऑफ ट्रेड, पोर्ट एंड टैक्सेशन अलाउड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जब ये बंगाल उन्होंने अनेक्स किया तो ये तीनों चीज़ों पे कंट्रोल करते थे और उस कंट्रोल से इनको पैसा आता था जो ये मिलिट्री एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे थे। रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल पोस्ट 1757 फाइनेंस्ड फर्दर कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, यही मैंने आपको बताया। वीक लोकल रेजिस्टेंस, रीजनल पावर्स वर ऑफन बिजी फाइटिंग विद ईच अदर, कि आपस में लड़ते रहते थे पहले, और जब ये थक जाते थे तो ब्रिटिशर्स एक को सपोर्ट करते थे और दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और फिर ये बोलते थे, जिसको ये सपोर्ट करते थे उसको बोलते थे कि आप अपनी कोई आर्मी मेंटेन मत करो, हम आपके लिए आर्मी मेंटेन करेंगे, आप सिर्फ हमें उसके लिए पैसे दे दो। और जब वहाँ पे ब्राइबरी से इस जो भी था प्रिंस या किंग को ये वीक करते थे, फिर उसी को ये अनेक्स भी कर लेते थे। डिफरेंट पॉलिसीज थी तब, हम इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन, या हम इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये सारी इनकी पॉलिसीज जो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इनका यही एक मेन चीज़ थी। द कंपनी स्किलफुली पोजिशन इटसेल्फ एज अ मीडिएटर और अलाई ग्रेजुअली असर्टिंग डोमिनेंस, जो मैंने आपको बताया। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं द ब्रिटिश राइज वाज नॉट सडन, इट इज कंबाइंड अपॉर्चुनिज्म, डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्किल एंड इकोनॉमिक लेवरेज कैपिटलाइजिंग ऑन इंडियाज फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये सेम है जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा एक मैप दिखाता हूँ। ये कौन क्या था, ये था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव was the commander who secured Bengal for British Indian Company. So he is the main person behind the conquest of Bengal through a mix of military strategy and a political conspiracy. Next आते हैं मीर जाफर। ये है जी मीर जाफर। मीर जाफर was the commander in chief who betrayed the Nawab and was subsequently installed as a puppet ruler of Bengal by the Britishers. Second जी ये हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला was the last independent Nawab of Bengal, Bihar and Odisha whose defeat marked the beginning of British territorial rule in India. So ये था जी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट हम आते हैं जगत सेठ। ठीक है, जगत सेठ वाज इमेंसली वेल्दी बैंकर्स हु वर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नवाब एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ब्रिटिश एफर्ट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसी जो थी वो मिक्स थी, पैसे उन्होंने इससे ले लिए, ठीक है, मिलिट्री उन्होंने अपनी दे दी, ठीक, और उसके बाद उन्होंने अनेक्स कर लिया और कंट्रोल ले लिया पूरे के पूरे बंगाल का। एक चीज़ हम यहाँ और बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास एक सिस्टम था, इंडिया के पास सिर्फ आर्मी ही थी, उनके पास और कुछ भी नहीं था। इनके पास पूरा एक सिस्टम था जिससे ये विजुलाइज कर लेते थे कि हमें टेक ओवर कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे इंपॉर्टेंट था, इन्होंने बंगाल को ही टेक ओवर क्यों किया, क्योंकि बंगाल में पावर भी थी, वेल्थ भी थी, पैसा भी था, और वहाँ का इनका एक्सेस टू द नेवी इनको बहुत अच्छा था। अब ये क्या करते हैं, जो इनका पैसा आता था जिसको री इन्वेस्ट करते, चलो वो हम आगे देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली ब्रिटिश ट्रेड एंड इंटरवेंशंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनकी इंटरवेंशंस की बात हो रही है। हाउ डिड इट ले द फाउंडेशन फॉर कॉलोनियल कंट्रोल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बंगाल रिसोर्सेज एनरिच द कंपनी एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल प्रोस्पेरिटी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी जैसे टेक्सटाइल सफर ड्यू टू ब्रिटिश मोनोपोलीज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज। लोकल आर्टिजन एंड फार्मर्स फेस हाई टैक्सेशन एंड डिक्लाइनिंग इनकम्स। सेकंड था पॉलिटिकल कंट्रोल, जैसे ही कंपनी ने अपना इकोनॉमिक जो था वो लेवरेज टू गेन द डी फैक्टो पॉलिटिकल अथॉरिटी। मीर जाफर को बिठाया था लेकिन कंट्रोल ये खुद करते थे। द दीवानी ऑफ बंगाल 17 allowed the company to collect revenue, establishing administrative control. Social and cultural impact, न्यू इंग्लिश एजुकेशन एंड मिशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न आइडियाज। अर्बनाइजेशन अराउंड ट्रेडिंग पोस्ट, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे शिफ्टेड सोशल डायनामिक्स। ये क्या करते थे, इन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में कुछ अर्बन एरियाज बना लिए थे जो अट्रैक्ट करते थे इंडियंस को। फाउंडेशन फॉर कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक डोमिनेंस के बाद इनको मिला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उसके बाद इन्होंने लिया मिलिट्री कंट्रोल एंड देन फुल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बाय द एंड तो नहीं बोलते थे, बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी इनके पास आ गई थी। अर्ली ट्रेड इंटरवेंशंस क्रिएटेड डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स, वीकनिंग इंडिजीनियस पावर्स एंड एनेबलिंग लॉन्ग टर्म ब्रिटिश रूल। तो मैं ये बोल रहा था कि इनकी 3 स्ट्रेंथ थी। फर्स्ट थी फाइनेंस, आपको ये ऐसे ना सम में याद होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखते हो तो ये चीज़ें आपको याद नहीं आती, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट्स याद रखे होंगे तो आपको याद रहेगा और उसके बारे में लिख पाओगे। सेकंड इंफॉर्मेशन, और थर्ड इज देयर नेवी। दीज आर द 3 थिंग्स जिन्होंने इनको कंट्रोल दिया था
पूरा। फाइनेंस में क्या करते थे, ये री इन्वेस्ट करते थे, बंगाल से पैसा लेते थे, बंगाल में ही इन्वेस्ट कर देते थे फॉर मिलिट्री एक्सपेंशन। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन जो इनका नेटवर्क था वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसको हम स्पाइंग बोलते हैं या कुछ भी आप बोल लो, वैसा एक वो था नेटवर्क, इनको इन्फॉर्मेशन बड़ी हैंडी मिलती थी। और इन्होंने सारे जो सी रूट्स थे उन पे कंट्रोल था। तो ये तीन जो जो थी चीज़ें, ये इनके लिए मोनोपोली भी क्रिएट करते थे और इनको स्ट्रांग रखते थे ताकि ये कोई भी एडवर्स कंडीशन जो है उसके साथ फाइट कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट दे कंट्रोल ट्रेड, देन दे कंट्रोल रेवेन्यू एंड थर्ड दे कंट्रोल गवर्नेंस। तो इट्स TRG मॉडल जिस पे ये काम करते थे। ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने यहाँ पे बात की है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। तो ये आप पॉज करके देख सकते हो कि 4 पॉइंट्स आप इसको पढ़ लो, अगर आप इसको कहीं पे यूज़ कर पाओ तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये अप टू यू है। उसके बाद है रेलिवेंस इन टूडेज टाइम, आज के टाइम में इन चीज़ों की क्या रेलिवेंस है, आप कैसे पैरेलल्स ड्रा कर सकते हो, कहाँ किस चीज़ को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो मैं इसको कंक्लूड करूँगा बाय सेइंग दैट द ब्रिटिश डिड नॉट विन बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे वॉन बिकॉज वी आर डिवाइडेड, डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो इंडिया था वो ना ही वो तो एक तो था डिवाइडेड क्योंकि मुगल खत्म हो गए थे, डिस्ट्रैक्टेड था, रीजनल पावर्स को पता नहीं था कि उनको क्या करना है, और डिसऑर्गेनाइज्ड था। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट हु कंट्रोल्स द लैंड, इट इज़ अबाउट हु कंट्रोल्स द नैरेटिव। तो ये आज के टाइम में भी उतना ही होल्ड करता है जितना ही उस टाइम के लिए होल्ड करता था। सो दिस इज टॉपिक नंबर 3। अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक 4 है। सो पहला क्वेश्चन जो था, अच्छा पहले हमारा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है अर्ली रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्ट्स, स्पार्क्स बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स 1857 से पहले जो हुआ। इस पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है एनालाइज द नेचर एंड कॉजेज ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया 1710 से लेके 1757 तक। हाउ डिड दीज मूवमेंट्स सेट द स्टेज फॉर लेटर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। ओके, सो इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं, देन एक्सटेंट, देन प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ से आप देख लो कि एनेक्सेशन ब्रिटिश की यहीं से शुरू होती है और ये ऐसे ऐसे बढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवध, देन मुगल्स, देन ऑल दैट, और इस साइड नीचे वाली साइड कर्नाटक एरिया यहाँ तक बढ़ती है। तो मराठास पे अभी इनकी यहाँ पे फ्रेंडशिप ही थी, तो मराठास के साथ इनका कुछ नहीं था, लेकिन 1857 तक का ये सारा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बीच बीच में इन्होंने महाराष्ट्र का एरिया भी ले लिया, जो पहले थे राजपूताना, ये सिंधी, ये सारे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये एक अच्छा मैप है आपको ये चीज़ समझने के लिए कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैसा रहा। जब भी आपको ये एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा सर, जब भी आपको कोई आएगा सवाल हिस्ट्री में, तो आप कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश की ऐसे आप एक मैप ड्रॉ करना है इंडिया का फटाफट, और यही एरिया आपने आउटलाइन करना जैसे मैंने किया है। यहाँ पे लिख देना आपने 1776 टू 1857। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आता है एग्जामिनर को कि इसको पता है कि इंडिया में किस हिस्से में जाके उन्होंने 1857 से अनेक्स किया था या कंट्रोल किया था एरिया। ठीक है, सो बिफोर 1857 एक्सप्लोडेड लाइक अ स्टॉर्म, इंडिया हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बर्निंग विद साइलेंट फायर्स ऑफ रेजिस्टेंस। छोटे छोटे रेजिस्टेंस वहाँ पे लोकलाइज्ड आ रहे थे, और फिर वो जाके लास्ट में 1857 की रिवॉल्ट में उसको पुश करते हैं या वो रिवॉल्ट होती है। सो अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लोकलाइज्ड, स्पोरेडिक एंड ऑफन रीजनल। वैसे ही था, रिफ्लेक्टिंग द फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ 18th सेंचुरी। जहाँ पे ब्रिटिशर्स दिक्कत करते थे वहीं पे क्या होता था, छोटा सा एक विद्रोह हो जाता था। तो कॉजेज क्या थे रेजिस्टेंस के, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये तो आपको पता है, हैवी टैक्सेशन, ट्रेड मोनोपोलीज एंड इंटरफेरेंस इन द लोकल इकोनॉमीज कॉजेज डिसकंटेंट अमंग पीजेंट्स, आर्टिजन्स और जमींदार्स। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एम्बिशंस, रीजनल रूलर्स रेजिस्टेड ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स। जब ब्रिटिशर्स उनके इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी देते थे, तब किंग्स को पता चलता था कि ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड, लेकिन उस टाइम भी निकल गया होता था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उसकी बाद एक अपराइजिंग शुरू हो जाती थी। कल्चर एंड रिलीजियस असर्शंस, लोकल कम्युनिटीज अपोज्ड फॉरेन डोमिनेंस एंड द इरोजन ऑफ फेडरेशनल अथॉरिटी। इसमें हम आप बात कर सकते हो मिशनरीज की, क्योंकि जब मिशनरीज आती थी तो वो उनके कल्चर और रिलीजियस जो उनके रिचुअल्स थे उसमें इंटरफेयर करते थे। सो दैट वे ऑल्सो इट क्रिएट रिजेंटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस थी ये उसकी वजह से हुई थी। अब अगर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली रिवॉल्ट्स, मैंने कुछ रिवॉल्ट्स के बारे में लिखा है, लेकिन जो ये रिवॉल्ट्स हैं इसको अगर आप याद करने पाओगे तो आपसे याद होंगे नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं ना, थीम बेस्ड डिवाइड कर देता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये जो छोटी छोटी रिवॉल्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको समझ भी नहीं आएंगी, सो इसलिए हम इसको थीम पे डिवाइड करते हैं। थीम नंबर 1 जैसे पहला थीम आ गया पीजेंट्स रेजिस्टेंस, है ना, पीजेंट्स ने जो रेजिस्टेंस की। फिर हम आंसर पे आएंगे कि आपको लिखना कैसे, वैसे ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला। थीम सन्यासी फकीर रिवेलियन, सन्यासी फकीर रिवेलियन हुई, मोपला रिवेलियन, और एक पागलपंथीज, है ना। तो
तो आपने इनको याद कर लिया और आपको पता लगी कि जब भी पीजेंट्स को लेके कोई बात करेंगे रिबेलियन की, ये 3 रिबेलियंस मेन। सेकंड थीम आ गया ट्राइबल, जो ट्राइबल ने रिबेलियंस की, इसमें मेन आती है संथल, ठीक है, ब्लैक पेज कर लेते हैं, संथल। फिर उसके बाद आती है KOI अपराइजिंग, ठीक है, और उसके बाद आती है भील इंसुरेक्शंस। ये आपको आती है सारी, पता है, बस आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि जैसे अगर आपको किसी ट्राइबल वाला सवाल आ गया तो आप इनका मेंशन कर सकते हो, अगर आपको पीजेंट के रिलेशन में कोई सवाल आ गया तो आप उन 3 को मेंशन कर सकते हो। और फिर एक थीम थर्ड भी है, ये आप देख लो, अगर आपको ठीक लगे तो इसको देख लेना, ये है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रेजिस्टेंस। इसमें मेन आती है वैल्यू नाचियर्स रिवॉल्ट, उसके बाद आती है पोलीगर अपराइजिंग्स, फिर आती है पाइका रिबेलियन, फिर उसके बाद आती है विलोर म्यूटिनी, है ना। तो ये सारी आती है पॉलिटिकल, ये आ गई आपकी ट्राइबल, और एक आपकी आ गई पीजेंट्स, ठीक है। सो ये आ गई। सो वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न यू नेवर फॉरगेट्स द इवेंट्स। एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया तो आप इनको, जो मेन चीज़ है, आप इनको भूल नहीं पाओगे। सो मेन काजेस हमने देख लिए, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। एरोगेंस तो भी थी, जो ऑफिसर्स थे वो बड़े एरोगेंट थे क्योंकि वो वाइट थे, तो वो पुलिस जो थी वो काफ़ी थ्रैश करती थी वहाँ के लोकल्स को, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजंस बने अर्ली रिवॉल्ट्स के। जैसे चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ रेजिस्टेड मुगल एंड लेटर कंपनी इन्फ्लुएंस, उनको लगा कि भाई इसको, मुझे 1740s की बात है ये। रानी दुर्गावती ऑफ गोंडवाना अर्लियर 16th सेंचुरी एग्जांपल इन इन्फ्लुएंशियल माइंडेड, दो प्रीडेटिंग कंपनीज डोमिनेंस हर रिबेलियन इंस्पायर्ड लोकल जो वहाँ की रेजिस्टेंस के एथोस पे। पॉलीगर जैसे मैंने आपको बताया, बंगाल अपराइजिंग, सो दीज आर सम अपराइजिंग। अब जैसे हम किसी की बात कर लेते हैं संथल, तो इंडिजीनियस पीपल थे, वो राइज हुए थे अगेंस्ट मनी लैंडर्स एंड द ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स। पाइका रिबेलियन जो थी, द मार्शल ट्रेडिशनल वॉरियर्स ऑफ ओडिशा फाइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर, कंसीडर अ प्रीकर्सर टू 1857। तो इसको हम प्रीकर्सर मान सकते हैं, तो ये रिबेलियन आपको याद होनी चाहिए। वेलोर म्यूटिनी जैसे मैंने बताया, इंडियन सेपॉयज रिवॉल्टेड ओवर रिलीजियस इंटरफेरेंस, फर्स्ट मेजर मिलिट्री रिबेलियन थी हमारी विलोर। तो विलोर को याद कर लो, पाइका को याद कर लो, और एक थी पॉलीगर रिवॉल्ट्स, साउथ इंडियन चिफ्टन्स फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश डिस्ट्रप्शन ऑफ देयर ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर। वो कहते थे कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। अगर हम इनको अंडरस्टैंड करें कि ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाउ दे रूल्ड, कि उन्होंने हमें रूल क्या किया। तो उनका एक पैटर्न रहता था, हार्श सप्रेशन, कलेक्टिव पुनिशमेंट, डिसआर्मामेंट करते थे, लैंड कॉन्फिकेशन करते थे, एंड देन यूज ऑफ स्पाइस फॉर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था रेजिस्टेंस का, और ब्रिटिश का एक कॉमन पैटर्न क्या था। पहले था हार्श सप्रेशन, उसके बाद कलेक्टिव पुनिशमेंट, उसके बाद डिसआर्म करते थे, उसके बाद क्या करते थे, लैंड को कॉन्फिक्शन, और उसके बाद स्पाइस को यूज करते थे फॉर देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये हमें सबको पता है, तो ये इनका एक कॉमन पैटर्न था ब्रिटिशर्स का। ये आप अंडरस्टैंड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने रूल कैसे किया था, ठीक है। उसका सबसे नेचर ऑफ रेजिस्टेंस, कैसी थी रेजिस्टेंस, प्राइमरी मिलिट्री एंड डिफेंसिव, नॉट आइडियोलॉजिकल और नेशनलिस्टिक। इनके लोकल मुद्दे होते थे, उन्हीं पे ये फाइट करते थे। लोकलाइज थी, लैकिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रीजन्स, फोकस्ड ऑन डिफेंडिंग टेरिटोरियल ऑटोनॉमी। वो कहते थे कि भाई रीजनल था ना, जिस एरिया में दिक्कत है उसी को हमें डिफेंड करना है, ठीक है, और मेनली होते थे रेवेन्यू राइट्स को लेके। तो सिग्निफिकेंस क्या है, दीज रिवॉल्ट्स वीकेंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी टेम्पररी बट आल्सो एक्सपोज्ड कंपनीज वल्नरेबिलिटीज। इन सब जो ये होता था, ब्रिटिश कहीं ना कहीं डाउन तो हुए थे, लेकिन इट्स, हम ये नहीं समझना जानेंगे कि उन्होंने उनकी पावर को कम किया, पावर को कम नहीं किया, लेकिन जो कंपनी की वल्नरेबिलिटीज थी वो कहीं ना कहीं सामने आ गई थी। तो कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि द अर्ली रेजिस्टेंस वाज द प्रीकर्सर टू द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट्स। और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो पाइका रिबेलियन, हाईलाइटिंग लोकल करेज, टैक्टिकल नॉलेज एंड डिससैटिस्फैक्शन विद द फॉरेन कंट्रोल। अब क्या हुआ था, लोगों को फॉरेन कंट्रोल पसंद आना राज नहीं आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ अर्ली रिवॉल्ट्स। अब पहले हमने रीजन पढ़ा, अब हम इंपैक्ट पढ़ेंगे ऑन ब्रिटिश पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिड दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस द कंपनीज स्ट्रेटजी इन इंडिया, क्या कहीं ना कहीं इन्होंने इसकी स्ट्रेटजी को चेंज किया या नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी मैं आपसे ना सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में उसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज मोर डेंजरस फॉर अ गवर्नमेंट, इट्स रिबेलियन और रिजेंटमेंट। तो ये आपके ऊपर है, आप रिबेलियन लिखो तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, या आप रिजेंटमेंट लिखो उसको आप कैसे सफाइस करते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिखो और कमेंट में इसको डाल दो कि भाई इसकी सर ऐसे है, और मैं एक दो क्वेश्चंस का जो आप आंसर दोगे मैं उसको पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा। सो पहले इम्पैक्ट, शिफ्ट टू मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कंपनी रियलाइज्ड कमर्शियल सक्सेस डिपेंडेड ऑन पॉलिटिकल पावर लीडिंग टू डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस।
तो इम्पैक्ट क्या था, उनको पता था कि ट्रेड तो हम तभी कर पाएंगे जब पॉलिटिकल पावर हमारे पास होगी, तो वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। स्ट्रेटेजिक अलायंस, अर्ली अपराइजिंग taught द ब्रिटिश द इंपॉर्टेंस ऑफ अलायंसेज विद लोकल रूलर्स टू आइसोलेट रेबल्स। तो ये जो छोटी छोटी थी, तो इनको पता चल गया कि हमें अलायंसेज तो बनानी ही पड़ेंगी, तभी हम जाके अपना जो होल्ड है वो इंडिया में रख पाएंगे, नहीं तो हमें बाद में दिक्कत हो सकती है। देन देर इज रेवेन्यू एंड लैंड पॉलिसी, देखो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में उन्होंने चेंज किया। देन देर इज रेवेन्यू एंड लैंड पॉलिसी, द कंपनी मॉडिफाइड इट्स रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स समटाइम्स अकोमोडेटिंग लोकल स्ट्रक्चर्स टू प्रिवेंट अपराइजिंग। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, जो हमारा मेथड है, जहां जहां हम इसको चेंज करने की जरूरत है वो हम चेंज करेंगे। So lessons in governance, recognize that economic exploitation without political legitimacy could provoke rebellion। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उनको समझ आ गई कि अगर हमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है और हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक रिबेलियन को जन्म जरूर देगा। अब हम इसमें से थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा। कंक्लूजन, अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स फोर्स द ब्रिटिश टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेयर ट्रेडर्स टू पॉलिटिकल रूलर्स। या पढ़ लो, इसको आप याद कर लो। अब हम चले जाते हैं नीचे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लो। और रेलिवेंस इन टुडेज टाइम, एक सेकंड, ये आ गया रेलिवेंस, तो ये पूरा पॉज करके आप इसको पढ़ लो, जहां आपको लगता है आप इसको यूज कर सकते हो वहां पे इसको यूज करो। अब मैं आपको एक हल्का सा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये एक दो पॉइंट्स हैं वो हम करके हम इसको सम अप कर देंगे। वो था कि जो अर्ली रिवॉल्ट थी, इन्होंने बिल्डअप किया था टुवर्ड्स 1857, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि जो 1857 था वो कोई बिगिनिंग नहीं थी, दैट इज द आउटकम ऑफ अर्ली अपराइजिंग्स, ठीक है। अब जैसे आप मैप का यूज़ भी कर सकते हो, बंगाल में आप बताओ कि वहाँ पे सन्यासी रिबेलियन हुआ, जैसे आप इंडिया का मैप यहाँ बना दो, ठीक है, इंडिया का मैप यहाँ से बना के तो आप बता दो कि यहाँ बंगाल में सन्यासी रिबेलियन हुआ, उड़ीसा में पाइका, तमिलनाडु में वेलोर, ठीक है, बिहार में ये जो ऊपर है बिहार यहाँ पे हुआ संथल, और सेंट्रल इंडिया में हुआ भील और खोल। तो ये अगर आप ऐसे मैप बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ अटेंशन करेगा आपकी, ठीक है। उसके बाद जैसे एक आप और अपने आप को बोल सकते हो कि ये जो अर्ली रिवॉल्ट थी, दे डिडंट विन फ्रीडम। अब हम इसको कंक्लूड करूंगा, जब मैं कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि ये जो अर्ली रिवॉल्ट थी, दे डिडंट विन फ्रीडम बट दे टॉट इंडियंस हाउ टू रेजिस्ट एंड दैट करेज इवन व्हेन इट फेल्स क्रिएट्स अ फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। तो उनको ये समझ आ गई थी कि भाई हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना कैसे है, भले ही वो फेल हो रहे थे, लेकिन उनको ये था कि अब हमें फ्यूचर में इस पर कैसे काम करना है। तो ये सारा समअप था लेक्चर टॉपिक नंबर 4 का, जिसमें 2 मैंने आपको जो थे मेन से क्वेश्चन एड्रेस किए, और हमने इसमें पढ़ा कि 1857 से पहले पहले जो थी रिवॉल्ट वो कैसे हुई थी। छोटा सा ही मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, आपको भी ट्राई करना है कि आप ऐसे ही लिखो, और ये तभी आएगा जब आप इसी टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करोगे, छोटी छोटी लाइंस को याद कर लोगे। मे बी आपको कुछ वर्ड्स को मगअप भी करना पड़े, आपको उसके मीनिंग्स पता होंगे, लेकिन तब भी आपको याद करने के लिए उनको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जो आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प करेंगे। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में और भी लेसन्स करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। टॉपिक 5 है और ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, 1857 की रिवॉल्ट और इंडियाज़ फर्स्ट लेसन इन यूनिटी एंड सेक्रीफाइस, हम इसको नाम दे सकते हैं। सो इमेजिन करो एक इंडिया विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट न्यूज़पेपर्स एंड विदाउट अ नेशनल फ्लैग, एंड येट इन 1857 लैक्स ऑफ इंडियन रोज टुगेदर फॉर फ्रीडम। सो कितनी बड़ी बात है कि हमें कोई बैनर नहीं था यूनिटी के लिए, लेकिन फिर भी लैक्स ऑफ पीपल स्टैंड्स फॉर दिस रिवॉल्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट by 2 questions. Analyze the political, economic, social and military causes of 1857 revolt. How these factors collectively create a widespread uprising. Before मैं उस पर जाऊँ, मैं आपको ये बोलूँगा कि जो सीरीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ मेंस वाली, मैं आपको जो भी टॉपिक होगा मैं आपको थ्रू वो मैं आपको थ्रू क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में समझाऊंगा। कुछ लोगों को ये होता है कि उनका टाइम नहीं होता किसी टॉपिक को देने के लिए, वो मेरे ये लेक्चर्स को ब्रिलियंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई कि मैं उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और ये जो सीरीज़ है, दीज आर फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड गुड ट्यूशन्स, जो अफोर्ड नहीं कर पाते या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गाँव में लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं है कि मेंस में कैसे आंसर लिखने होते हैं। सो दीज आर रेडीमेड आंसर, आप इनको बोल सकते हो, आप इनसे इंस्पायर होकर आंसर से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। सो जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेंस में आपको हर दिन के 2 आपको जो हैं क्वेश्चंस वो करने चाहिए, तो यहाँ से जो मेरा पैटर्न था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो आप हर मेरा टॉपिक देख सकते हो, उसको वहाँ से आप समझ ले सकते हो कि मैं कैसे अपने मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि मेंस में मे भी आपने एक बुक पढ़ी हो एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन मेंस में आपको 12-13 मिनट ही मिलेंगे लिखने के लिए। सो उन 12-13 मिनट में यू ऑलवेज हैव समथिंग कैची इन योर माइंड, जो आप वहाँ पे अप्लाई करो और एक अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा एक आप आंसर ड्राफ्ट करो,
ठीक है। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले मैं ये तो एक दो लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो मैंने शेयर कर दी हैं। बाकी आपको अगर कोई भी टॉपिक में कुछ चीज़ ऐड अप करनी है, या आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे जिन पे आप आंसर्स चाहते हो कि सर कोई मेरा ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आई वांट यू टू राइट अ मेंस आंसर फॉर मी या टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर वो वाला क्वेश्चन लिख के डाल दो, तो मैं उसी पे एक अच्छा सा वीडियो या पर्सनली आपको बता दूंगा कि आपको इसमें कैसा लिखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर नंबर 5। So the revolt of 1857 was the first major expression of resistance against the British colonial rule. Often called as India's first war of independence, its causes were multi-dimensional causes थे। इसके सबसे पहले था political cause, doctrine of lapse and annexation policies। मैंने आपको बताया था अवध और झांसी। doctrine of lapse जो थी वो ये बोलती थी कि अगर आपके आगे कोई आपका ब्लड रिलेशन में सन नहीं है, जो कि थ्रोन का उत्तराधिकारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो नहीं है, तो उसकी कमांड जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस क्रिएटेड अ रिजेंटमेंट अमंग प्रिंसेस एंड जमींदार्स। सो डॉक्टर ऑफ लैब्स के बारे में आप सबको पता भी है, बस मैंने आपको एक हिंट दे दिया, बाकी आप इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल कॉज पूछेगा तो जस्ट राइट इतनी सी लाइनें आपको लिखनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड एनेक्सेशन पॉलिसीज एंगर्ड लोकल रूलर्स एंड नोबिलिटी। सेकंड आ गया इकोनॉमिक कॉजेस, heavy taxation and revenue exploitation causes agrarian distress. British monopolies destroyed local industries। वो क्या करते थे, लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते थे ड्यू टू हैवी टैक्सेशन लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्टिजन्स एंड वीवर्स। ये इनसे लैंड भी ले लेते थे और इनको इन्हीं के लैंड पे इनको टिलर्स बना देते थे। सो दैट वे ऑल्सो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी बुरी हालत कर दी थी। नेक्स्ट इट्स लैंड रिफॉर्म्स डिसएडवांटेज ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स। ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स को, वही जो मैंने आपको बोला, ठीक है, टिलर बना दिया था, इन्हीं की लैंड के ऊपर इनके ओनर जो राइट्स है वो ले ली जाते थे। अब क्या था कि सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इंटरफेरेंस इन द लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल आउटलाइंग ऑफ सती, मिशनरी एक्टिविटीज, कॉस्ट कल्चरल एंग्जाइटी। ठीक है, रूमर्स अबाउट ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, काउ एंड पिग फैट इन एनफील्ड राइफल्स ऑफन ऑफेंडेड हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर्स। अब इसमें आपने बड़ा कुछ ऐड नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉज के बारे में पूछेंगे, म्यूटनी थी कि नहीं थी, ओनली देन यू कैन गो फॉर मंगल पांडे एंड ऑल दैट। अगर आपको सिंपल सोशल और रिलीजियस कॉजेज के लिखे तो आप इतनी सी लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपको पता है ये। Then there is military causes, वही सेम, sepoys faced low pay, discrimination and lack of promotion opportunities. British policies ignored local military customs leading to resentment. Collective impact अगर हम देखें तो discontent across multiple sections of society, princesses, soldiers, peasants and artisans created a mass uprising. Though lacking coordination and modern military strategies, the revolt symbolized national unity against exploitations. अब इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी थी and that is your immediate cause, और वो आपको पता है वो है म्यूटनी वाला, वो आप सारे ऐड कर लेना। यहाँ पे नहीं ऐड कर पाया, वो सारे आप ऐड कर लेना। ठीक है। सो दूसरा क्या है कि कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं द रिवॉल्ट वाज अ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री ग्रीवियंसेस हाईलाइटिंग इंडियाज कैपेसिटी फॉर कलेक्टिव रेजिस्टेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड इट। बट देयर आर टू व्यूज, एक ब्रिटिश व्यू है और एक इंडियन व्यू है। ब्रिटिश कहते थे कि ये एक सेपॉय म्यूटनी थी जो कि कॉज हुई थी बाय ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस और लोकलाइज थी और अनकोऑर्डिनेटेड थी, जबकि इंडिया का व्यू कहता है दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका एक डीप पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस थे इसके, और वी कैन आल्सो टेल अबाउट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी थी और पॉपुलर सपोर्ट थी फ्रॉम पीजेंट्स एंड प्रिंसेस और फ्रॉम ऑल अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब आपने इसको याद करना हो तो आपने 4 C's याद कर लेने हैं। ठीक है, 4 C's मॉडल। सबसे पहले कार्ट्रिजेस, कंपनीज एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर, और 4th इज कॉन्क्वेस्ट पॉलिसीज, जो मैंने आपको बताया। तो ये 4 C's के अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब हम आते हैं आउटकम्स पे। इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। व्हाट लेसन डिड इट टीच इंडियंस एंड द ब्रिटिश। दोनों को क्या क्या लेसन है अबाउट गवर्नेंस, यूनिटी एंड रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या क्या इनको, सबसे पहले था इमीडिएट आउटकम्स, ब्रूटल सप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स, की लीडर एग्जीक्यूटेड और इम्प्रिजन्ड। इनके नाम वगैरह आप ऐड कर सकते हो। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रप्शंस ऑफ सोशल लाइफ। पॉलिटिकल आउटकम्स क्या थे, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर आर्मी, सिविल सर्विसेज एंड रेवेन्यू सिस्टम्स। अब पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो कंपनी के हाथ से निकल के डायरेक्ट ब्रिटिश के पास चला गया था। सोशल एंड कल्चरल आउटकम्स, अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ब्रॉडर यूनिटी अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस रिवॉल्ट की बातें पूरे इंडिया में हुई थी और इसने एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी थी रिगार्डिंग ब्रॉडर यूनिटी, कि हमें बॉर्डर्स, जो हमारे रीजनल पावर्स के बॉर्डर्स हैं, उनसे निकल के हमें एक ब्रॉड पिक्चर पे जाना पड़ेगा। इंस्पिरेशंस फॉर लेटर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एम्फसाइजिंग कोऑर्डिनेशन एंड आइडियोलॉजिकल कोहेजन्स। लेसन्स फॉर इंडिया, यूनिटी इज एसेंशियल्स, ये उनके लिए एक लेसन था।
और लीडरशिप मैटर्स, लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड तात्या टोपे एग्जाम्पलीफाइड करेज एंड सैक्रिफाइसेस। तो उनकी एक कहानियां बन गई, वो कहानियां आगे आगे जाने लगी। और लेसन्स फॉर ब्रिटिश पॉलिसीज हैड टू कंबाइन मिलिटरी डोमिनेंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये उनको समझ आ गया था कि हम मिलिट्री डोमिनेंस से ही सारा कुछ नहीं कर सकते, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाने हैं। इसलिए जो इसके बाद जितनी भी पॉलिसीज बनी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमेशा आए थे। अवॉइड डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिस। ये भी इनको समझ आ गया था कि हम डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, हमें अपना इंटरफेरेंस रिड्यूस करना पड़ेगा। और कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, वाइल द रिवॉल्ट फेल्ड इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन कॉन्शियसनेस। इसने इंडियन कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म किया था, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। जो हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं या मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, इसने उसके लिए एक बेडरॉक बनाई थी। अब हम बात करेंगे कुछ की पर्सनैलिटीज, जैसा को मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्योंकि आंसर्स लिख रहे थे, यहाँ पे हम उनको ऐड कर भी सकते हैं, अगर आप करोगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो सबसे पहले आती है मंगल पांडे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, स्पार्क, इसने स्पार्क लगाया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर, ये यूनिटी के सिंबल थे। उसके बाद थी रानी लक्ष्मी बाई, करेज, सिंबल ऑफ करेज। उसके बाद कन्वर सिंह, ये थे रिजिलियंस के सिंबल। उसके बाद तात्या टोपे, स्ट्रेटजी, इनको सारा पता था कि हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। नाना साहेब, बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश ट्रस्ट, ब्रिटिश पे ट्रस्ट करते थे, उसमें इनको बिट्रेयल हुआ था। और एक थी बेगम हजरत महल, लीडरशिप, वो कहते थे कि औरत नहीं बन सकती हेड, तो उसके वजह से ये सारे। तो ये आप सब एक बार याद कर लो कि कौन क्या था, जब भी वाला सवाल आएगा डिस्कशन का, अगर आपने, और लिखना भी ऐसे मेंस में, कुछ चेंज नहीं करना, कोई लंबी लंबी कहानियां लिखनी। रानी लक्ष्मी सिंपल लिखो, सिंबल ऑफ करेज, सिंपल सी बात है। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे जो मैंने आपको दिखाना था। दिस इज द मैप शोइंग, ये थोड़ा साफ नहीं है, शोइंग यू डेट्स, ये आपको डेट्स बता रहा है। और जो रिवॉल्ट है, जो ये जो रिवॉल्ट हुआ था कैसे कैसे घूमा था, मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं ऐसे ड्राइंग में दिखा देता हूँ। ये मेरठ से शुरू होता है ये रिवॉल्ट, फिर दिल्ली जाता है, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से ये जाता है लखनऊ, लखनऊ 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 लखनऊ, थोड़ा सा इधर ये ऊपर लखनऊ, लखनऊ से ये जाता है झांसी, ये झांसी, झांसी से ये जाता है बरेली, बरेली से ये अर्रा, अर्रा जाता है, अर्रा के बाद ग्वालियर, अर्रा कहीं इधर, फिर वहाँ से ग्वालियर, और फिर ये बाकी जगहों पे ये रिवॉल्ट होता रहता है। मेनली पॉइंट थे मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, झांसी, अवध, इलाहाबाद, ठीक है, बराकपुर, ये वो जगह है जहाँ से मंगल पांडे वाली रिवॉल्ट शुरू होती है। ये आ गया जबलपुर। तो ये भी डेट्स भी हैं और रिवॉल्ट की टाइमिंग भी है, ये आप सब याद कर लो, इतना नहीं है, 2 4 5 जैसे मैंने आपको पहले 6 7 बताए वैसे ही। और अगर हम इन सबको देखें तो हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अ म्यूनिटी, इट्स अ मूवमेंट। ओके, अब हम हल्का सा समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इतना, हल्का सा ना समझ लेते हैं कि ये फेल्ड कैसे हुई, फेल्ड में ऐसे क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन था सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कोई नहीं थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई नहीं थी, ठीक है। यही आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप याद रखो, जब आप वहाँ पे लिखने में जाओगे आपको आएगा, आप इसके बारे में लिख पाओगे, क्योंकि पढ़ा तो आपने पहले से ही है। नेक्स्ट था पोर कोऑर्डिनेशन और आउटडेटेड वेपन्स, आउटडेटेड वेपन्स है इनके पास। और फोर्थ आता है सुपीरियर ब्रिटिश रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल टेलीग्राफ और नेवी, दिस टू आर देयर सोल थिंग्स। और कॉन्सिक्वेंसेस तो मैंने आपको अपना बता दिए, एक बार उनको भी समअप कर लेते हैं। कंपनी रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन आ गया सीधा। उसके बाद देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, उसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई जी यहाँ पे। और राइज हुआ किसका, मॉडर्न नेशनलिज्म का। लोगों को समझ आया कि नेशनलिज्म क्या चीज़ होती है। सो दीज आर ऑल द आउटकम्स। 1857 हम बोल सकते हैं कि इसने एंडेड द पास्ट, इसने पास्ट को एंड कर दिया। और 1858 जो था, इट स्टार्टेड मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसके बाद रिफॉर्म्स लाई थी, क्राउन काफ़ी रिफॉर्म्स लाया था, ठीक है। और उसके बाद हम इसको, अब एक अच्छा सा सवाल जो मैं आपको पूछ सकता हूँ और आप मुझे बताना इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन अ रेवोल्यूशन, करेज और कोऑर्डिनेशन? खुद सोचो और इसका आंसर लिखो, क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको उसको सपोर्ट करना है, आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हो, यही मेन चीज़ है। कंक्लूजन हम इसको ऐसे दे सकते हैं, 1857 डिड नॉट गिव इंडिया फ्रीडम, उसने उसको फ्रीडम नहीं दिया इंडिया को, बट इट गेव इंडिया समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज
अ शेयर्ड आइडेंटिटी। तो यही आपका कंक्लूजन इस सवाल या इस जैसे जो आपको सवाल आएंगे उसमें बन सकता है। और इसमें एक चीज़ आप और भी लिख सकते हो कि मैनी रिवॉल्ट्स फेल्ड बट ईच फेलियर टॉट इंडिया हाउ टू राइज अगेन। सो दीज आर समथिंग जो आप लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 सीड्स ऑफ चेंज, वो खत्म होता है। और आई होप कि जो मैंने आपको मेंस के अकॉर्डिंग सिखाया या जो हमने क्वेश्चंस में सीखा, उसको लेके आपकी जो भी राय है उसको ज़रूर कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ और मुझे पता भी चलना चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, सुनते हो, एप्रिशिएट करते हो। और अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी ज़रूर लिखना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा जिस पे आप चाहते हो, चाहे पार्ट्स ऑफ ये जो हमारा पार्ट 1 है इसको ही लेके आप बोलते हो कि सर आपने ये वाला जो है क्वेश्चन वो उसमें कवर नहीं हुआ है, वो भी कमेंट में डालना ताकि मैं उसमें भी वीडियो ला सकूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।